हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक अल्फा क्लास फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन। पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें आपने मोशन के बारे में स्टडी की। मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मोशन में भी। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, वी आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर को पैसेंजर्स। हम अपने को पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में तो सीट पे बैठे हुए हैं, बट एज कंपेयर टू आउटर साइड पर्सन, बाहर के कोई भी व्यक्ति जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में हम किस में हैं? मोशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता किस वजह से है? वो है फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय द फोर्स? फोर्स क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूस्ड मोशन इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है उसको मोशन में लेके आने के लिए, और स्टॉप टू मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसको स्टॉप करने के लिए, एंड ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 9th के अंदर। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वन डाइन एंड न्यूटन और वन डाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो वन डाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। ये न्यूमेरिकल था जो हमने वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर भी किया था। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पहले भी स्टडी कर चुके हैं, और आगे फिर एक बार MLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, MLT-2। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज मीन बाय द लीनियर मोमेंटम? हिंदी में कहते हैं इसको संवेग, वेग सहित। अब क्या होता है लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। कोई भी बॉडी m मास v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय द फोर्स रिक्वायर्ड। कोई भी बॉडी मोमेंटम में कब आएगी? जब उस पर फोर्स अप्लाई हो। रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। P इज इक्वल टू mv। अच्छा, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास की SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। CGS सिस्टम में क्या कर सकते हैं? किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला मास का m1, L वेलोसिटी का क्या हो गया? LT-1। तो m1 L1 T-1 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट हम यदि रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किसके बीच में? मोमेंटम और वेलोसिटी, देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा मोमेंटम एंड वेलोसिटी इंक्रीज, देन मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज, वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। और यदि हम मास और मोमेंटम में रिलेशनशिप ड्रा करते हैं तो भी अपने पास क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइक है, और बाइक की स्पीड यदि हम ये कहें कि 30 मीटर पर सेकेंड है या 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर आपकी बाइक की स्पीड है, और यदि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को टक्कर लगाते हो या कोलाइड होता है, तो उस सिचुएशन में जो डैमेज होगा, यदि हम उसके कंपैरिजन में
कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी आपके पास, उससे आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोलाइड करते हो तो डैमेज किस चांस में ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा है। बाइक की कंपैरिजन में 4 व्हीलर का मास आपका ज़्यादा होगा, गाड़ी का मास आपका ज़्यादा होगा, तो मास ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। इसी तरह से यदि आप अपनी बाइक से ही उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके, वेलोसिटी कितनी ले लिए, यदि हम 30 किलोमीटर पर आवर की इंस्टेड किसकी वेलोसिटी यदि हम ले 80 किलोमीटर पर आवर, तो उतना ही डैमेज होगा जितना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने गाड़ी से किसी ऑब्जेक्ट को टक्कर लगाई, तो डैमेज उतना ही होगा, क्योंकि इस केस में क्या अपने पास वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी यदि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, और ये कहें कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करेगी अपने आप इटसेल्फ, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कोई भी बॉडी अपने आप नहीं चलती, कब चलेगी? जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और अपने आप नहीं रुकती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, जैसे यदि एक साइकिल है, आप साइकिल पे चल रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप पेडल लगा के छोड़ दो, आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, फिर भी साइकिल थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों रुकती है? उस पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है? उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स रोड और टायर के बीच में, और दूसरा उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर अप्लाई होता है। तो ये 2-3 फोर्स उस पर काम करते हैं, इसलिए कोई भी बॉडी जो है वो चलते हुए रुक जाती है, साइकिल जो है। अगर अब ये कहें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी बिना फोर्स के अपना डायरेक्शन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करेगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, दिस मीन्स force applied on a body along can change its state of rest or state of uniform motion along the straight line। कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, without applying external force cannot change its state of rest or state of uniform motion। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। व्हाट इज मीन बाय द इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के अंदर, या ये कहें कि अगले वीडियोस के अंदर। तो आज आपने सीखा फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है।